नमस्कार मित्रों। मित्रों, कोरोना के विरुद्ध मानवता की जंग हमारे देश में जारी है और ये जंग एक संवेदनशील चरण में से गुजर रही है। लेकिन मित्रों, मैं कुछ एक बातें ये आंकड़ों की बजाय मैं आपको सीधे रूप से मुखातिब कुछ एक बातों के बारे में होना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि एक साइकी बन रही है जिससे हमें मुक्त होते रहना चाहिए। मित्रों, स्वच्छता अलग चीज है, हाथ धोना अच्छी बात है और नाक पर रुमाल रखना छींकते हुए ये भी अच्छी बात है। ये सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं और अच्छे ढंग से परंपरा का हिस्सा रहनी चाहिए थी, लेकिन बीच में हम लोग थोड़े से लापरवाह हो गए, वो बात अलग है। मैं जिस बात की ओर विशेष संकेत आपका दिलाना चाहता हूँ, विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि हमें यथासंभव इसकी जो फियर साइकोसिस है उससे मुक्त होना चाहिए। मित्रों, बहुत देर लंबा अरसा हम इससे जूझ नहीं सकेंगे जिस तरह से हम अब चल रहे हैं। लंबा अरसा हम जूझ सके तो अपनी कल्चर जो है, जीने का जो सलीका है, जो तरीका है, तौर तरीका, उसे बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ डर के मारे, एक दहशत के मारे हम हाथ धोना शुरू कर दें। मित्रों, ये कोई बात बनती नहीं है और इस तरह से हमारी लड़ाई, जिसमें कुछ समय ज्यादा लंबा भी लग सकता है, वो निभ नहीं पाएगी। बेहतर ये होगा कि लोग अपने आप को स्वच्छ जिंदगी के तौर तरीकों के बिल्कुल करीब ले आएं और साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं, जिंदगी के जो दूसरे हिस्से हैं जिनसे हम वंचित रहकर जी नहीं सकते, मेरा मुराद है मेरी कल्चर से, साहित्य से, कला से, उनसे भी जुड़े रहें। सिर्फ फियर साइकोसिस में रहकर हम चाहें भी तो हम लोग ज्यादा देर किसी भी संघर्ष में जूझते नहीं रह सकते। तो ये मित्रों, हमारी लड़ाई कमजोर न पड़े, हम कहीं बीच में टूटे नहीं। हमारी जो एक प्रक्रिया है, जो एक नया एक क्रांति का एक सूत्रपात हो रहा है हमारी निजी जिंदगी में, वह अस्थाई न हो बल्कि वो स्थायी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ये जरूरी है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके फियर साइकोसिस से उबरने का प्रयास करें और एक नई कल्चर को इजाद करें, नई कल्चर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और उसके लिए जरूरी है कि हमें इससे हटकर भी कुछ बातों पर विचार करते रहना चाहिए। मित्रों, मैं समझता हूं कि कोरोना जो है वो तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक चुनौती है मानवता के लिए। दूसरी चुनौती जो हमारे देश में खड़ी हुई है वो मजदूरों के पलायन को लेकर। आप रोज टीवी पे देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग, जिनके पेट भी खाली हैं और जेब भी खाली है, अपना सामान सिर पे उठाए, अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करने की बात सोचकर वो अपने घरों से, अपनी फैक्ट्रियों से, अपने प्रेमिसेस से, अपने कार्य क्षेत्र से निकल पड़े हैं। और ये स्थिति बड़ी दुखद है। हमने अब तक जितनी भी योजनाएं बनाई कोरोना से लड़ने के लिए, शायद हमारे नीतिकार इस तथ्य को भूल गए कि आखिर वो बेरोजगार जो होंगे, जो मजदूर, जो श्रमिक, जो मेहनत कश लोग हैं, वो क्या करेंगे। तो मित्रों, ये एक स्थिति बड़ी दारुण है और इससे निपटने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों ने, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भरसक अपनी योजनाएं तैयार करनी शुरू भी कर दी हैं। लेकिन मित्रों, अगर इनका आकलन पहले हो जाता तो हमें इतना ज्यादा संकट जो है वो अपनी आंखों के सामने नहीं देखना पड़ता। बहरहाल, आज थोड़ी सी इस लीक से हटकर बात भी करते हैं मित्रों। आज एक महान शख्स का जन्मदिन भी है, उसको भी याद कर लें। और वो इसलिए कि वह शख्स भी अपने सिद्धांतों के लिए, अपने असूलों के लिए, अपनी जीवन शैली के लिए, अपनी चिंतन शैली के लिए अपने काल में निरंतर लड़ता रहा। आज मित्रों, मैक्सिम गोर्की, एक रूसी लेखक, उसका जन्मदिन है और ये इसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में चली आ रही हैं और उसको पूरी तरह समझने का जो प्रयास है वो भी ईमानदाराना ढंग से नहीं हुआ। मसलन मेरे लिए जब मैं इसके साहित्य में से गुजरा, आज इस पर दोबारा इसका पुनर्पाठ किया, तो मुझे ये बात भी बड़ी आश्चर्यजनक तो नहीं लगी, पहले भी सुना हुआ था, लेकिन ये बात इसने काफी मुझे उद्वेलित किया कि इस महान वामपंथी लेखक का लेनिन के साथ बड़ा भीषण वैचारिक टकराव होता था।
और उसके बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव, ऐसे एसेस थे जो 1918 में पहली बार प्रकाश में आए, अनटाइमली थॉट्स के नाम से। और उन सारे निबंधों में, उन सारे आलेखों में इस शख्स ने लेनिन पर अनार्किस्ट होने का, अराजक होने का आरोप लगाया था। और उस पर अपनी पूरी की पूरी समकालीन जो व्यवस्था थी उसको फिल्दी वेनम ऑफ पावर, शब्द है फिल्दी वेनम ऑफ पावर, इससे विषाक्त करने का आरोप लगाया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये भी जब इसका इसका पुनर्पाठ करते हैं गोरकी का, तो बात समझ में आती है कि उसके जीवन काल में जिस शख्स को सोवियत संघ ने, रूस ने अपना आइकॉन माना और पूरे विश्व में लेखन का वो एक आइकॉन, प्रगतिशील लेखन का एक आइकॉन माना गया, उस शख्स के साथ वहां के प्रमुख राजनीतिक विचारक लेनिन की अनबन वैचारिक धरातल पर रहती थी और उस पर वो विश्वास नहीं करता था। और उस पर उसका गोरकी ने आरोप भी लगाया था कि ये फ्री स्पीच का एबॉलिशन करना चाहता है, कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो वैचारिक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको ये कुचल देना चाहता है और ये बात ठीक नहीं है। तो मित्रों, ऐसे महान शख्स को याद कर लेना चाहिए। और मित्रों, इस शख्स का ज्यादातर जो जीवन है, आप हैरान होंगे, आश्चर्य की बात भी होगी, हालांकि ये टैलोस्ता है और चेखव का मित्र था और उसी संगति में था, लेकिन इसका अधिकांश जीवन जो है वो निर्वासन में बीता। उसको बहुत बार बोल्शेविक सरकार की स्थापना के बाद भी उसको निर्वासन में जिंदगी काफी देर गुजारनी पड़ी। और जब स्टालिन सत्ता में आए तब जाकर उसकी वापसी हो पाई। और ये 7 वर्ष तो एक द्वीप, आइलैंड द्वीप में, कैपरी है स्थान है, तो कैपरी द्वीप में ये लगभग 7 वर्ष तक उसी द्वीप में ही सीमित रहा। और उससे पहले रूस में ये रेलवे की वर्कशॉप में एक मजदूर के तौर पर भी काम करता रहा। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस शख्स को 5 बार, एक बार नहीं 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया। टाइम्स, बहुत बड़ी बात होती है। ये अलग बात है कि जो निर्णायक समिति होती है उसके सामने कुछ और भी मापदंड होते हैं जिनके मुताबिक उसे चलना होता है, लेकिन 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मित्रों 1932 में ये वापस स्वदेश लौट सका। और एक इसकी अवधारणा जिस पर फिर कभी विचार करेंगे वो ये थी कि नए गॉड बिल्डिंग की एक वैचारिक संभावना इसने व्यक्त की थी। वो गॉड बिल्डिंग क्या है और उसे किस तरह से व्याख्यायित किया जाए, इस बारे में फिर कभी। और इतना जरूर है कि उसके बारे में निष्कर्ष रूप में लोग यही कहते रहे कि एक ऐसा महान लेखक जो जिंदगी भर, जीवन भर रेस्टलेस, बेचैन रहा। तो एक बेचैन महान लेखक को उसके जन्मदिन पर याद करेंगे तो हमारा भी थोड़ा सा ध्यान बटेगा। और मित्रों, जरूरी भी है कि जब हम एक भीषण विभीषिका से 2-4 हाथ कर रहे हैं तो हमारा ध्यान बीच बीच में बटना भी चाहिए, वरना हमारी जो सामर्थ्य है किसी भी रोग और किसी भी चुनौती का सामना करने की, वो सामर्थ्य धीरे धीरे चुकती जाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेता हूं और वादा करता हूं कि कोशिश होगी कि आपको कल्चर की दुनिया से जोड़े रखूं, संस्कृति की दुनिया से जोड़े रखूं, ताकि ऐसा ना हो जाए कि हम एक अजीब सी मशीनी जिंदगी का हिस्सा बन के रह जाएं और हमारी सृजनशीलता, हमारी रचनात्मकता कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाए। मित्रों, ऐसा नहीं हम होने देंगे। मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे कि हम इससे जूझें भी, वर्तमान चुनौती से, और जूझते जूझते भी अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको बनाए रखें। शुक्रिया दोस्तों।
सुनने की शक्ति ना होते हुए भी बहुत कुछ अपने चित्रों के माध्यम से कहा। 8 साल की उम्र थी, एक दुर्घटना का शिकार हुए और श्रवण शक्ति चली गई। बाद में कई बार ऑपरेशन भी हुए, लंबे अरसे तक अस्पतालों में दाखिल भी रहे, लेकिन बात वो बन नहीं पाई। और इस कमी को उनकी प्रतिभा ने वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल किया और उनकी सारी की सारी कंसंट्रेशन वो शोर की दुनिया से हटकर वो कला की दुनिया में प्रविष्ट होती गई और उस आदमी ने कला के क्षेत्र में मित्रों ऐसी ऐसी उपलब्धियां दर्ज की कि पूरा विश्व चकित रह गया। मित्रों, सतीश गुजराल के बारे में ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि माहौल ऐसा है, जिस माहौल में हम जी रहे हैं वहाँ कला की बातें ज्यादा हो नहीं सकती। लेकिन इतना जरूर बता देना चाहूंगा कि मित्रों, इनके पिता अवतार नारायण गुजराल बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी थे। इनका जन्म सतीश का झेलम में, जो कि पाकिस्तान में है, उसके नजदीक एक गांव में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो विभाजन की जो विभीषिका है उसको खुद अपनी आंखों से झेला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आते ही इसने विभाजन की विभीषिका पर इतने चित्र बनाए कि उनमें जो पीड़ा थी कि सारी की सारी वो चित्रों के माध्यम से बयान करके रख दी। उनसे किसी ने पूछा भी, लिखकर पूछा गया, क्योंकि सुन तो पाते नहीं थे, लिखकर भी पूछा गया उनसे कि क्या आप समझते हैं कि कला को इस तरह से प्रदर्शित किया जाए, क्या आप इसमें विभाजन की पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं विभाजन की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर रहा था, मैं अपनी पीड़ा को, जो मैंने भोगी, जो मैंने देखी, उस पीड़ा की अभिव्यक्ति इन चित्रों के माध्यम से कर रहा था। और मित्रों, ऐसी शख्सियत को याद करना, उन्हें नमन करना बहुत जरूरी लगता है। और ऐसी शख्सियत निम्न भी थी। तो निम्मी मित्रों ये भी गजब की एक अदाकारा थी। उनकी पहली फिल्म आन, शायद देश की पहली रंगीन फिल्म थी, वो बनी। उनके सिर्फ 2 बातों का जिक्र मैं करूंगा संक्षिप्त में। एक तो महबूब खान उसके डायरेक्टर थे, और महबूब खान ने जब वो पहली फिल्म आन के कुछ चित्र अपने निदेशकों को, अपने प्रोड्यूसर्स को दिखाए, तो उन सब की एक ही मांग थी कि नहीं भाई, ऐसा ना करिए, आपने नायिका को जल्दी मार दिया है। और नायिका निम्मी का अभिनय इस फिल्म की जान है। इसमें हमारा ये आग्रह है कि हमारा पैसा लगा है, इस फिल्म को जब यूं पिटने मत दीजिए, इसकी थोड़ी सी और इसको विस्तार दीजिए, नायिका को कुछ देर और जिंदा रखिए। और मित्रों, ये फिल्म जगत के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ कि महबूब खान को उस फिल्म में कुछ और दृश्य पूरी फिल्म हो जाने के बाद भी ऐड करने पड़े, ताकि नायिका का जो काल है उसको बढ़ाया जा सके। और मित्रों, बॉक्स ऑफिस पर वो प्रयोग बड़ा हिट रहा, और उसके बाद निम्मी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी घटना सिर्फ यह है कि उनको बॉलीवुड के एक अभिनेता ने पेशकश की थी कि मैं आपके साथ काम करके फिल्म बनाऊंगा, आपके साथ आप नायिका होंगी, मैं नायक होऊंगा। और निम्मी ने मुस्कान से उसका स्वागत भी किया, सिर हिलाकर, कि मैं ठीक है, मैं आई ट्राई, मैं प्रयास करूंगी। उम्मीदें हैं उन पर मैं खरी उतर सकूं, इस बात का मैं प्रयास करूंगी। और ये उनकी सहमति लेते ही वो अभिनेता इतना भावविवल हो गया कि उसने फौरन निम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया, उसको चूमने का प्रयास किया। तो निम्मी ने झटक लिया हाथ कि नहीं साहब, हमारे यहाँ की जो भारतीय तहजीब है वो इस बात की इजाजत नहीं देती, मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात होती थी मित्रों उन दिनों, उस काल में अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको बनाए रखने की ललक। और उसके बाद इनकी चर्चा मोस्ट अनकिस्ड एक्ट्रेस के रूप में होने लगी। तो ये लोग बड़े महान थे, अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही महान शख्सियतें थी, इनको याद कर लेना चाहिए। बावजूद इसके कि हमारे हालात ऐसे नहीं है कि जब हम कला और संस्कृति की बात कर सकें। लेकिन मित्रों, जाते जाते मैं एक बात जरूर आपको विशेष रूप से, जो संकट खड़ा हुआ है उसकी ओर आपको मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ। संकट ये मित्र हो गया कि जो जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो हरियाणा में भी हैं, जो यूपी में भी हैं, दिल्ली में हैं, राजस्थान में हैं, अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट हो गया, जो अचानक हमारे सामने उड़ियां हुआ है, प्रकट हुआ है, जिनसे मुक्त होने के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। वो संकट ये हो गया कि ये लोग सारे के सारे एकदम फैक्ट्रियां बंद हो जाने के बाद इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं रही कि या तो भूखों मरे और वहीं पर सड़कों के किनारे रहें, या फिर घर की ओर कूच करें। और मित्रों, ऐसे माहौल में जब रेलें बंद हैं, बसें बंद हैं, कहीं आने जाने का साधन नहीं है, रेल यात्राएं तो है ही नहीं,
उनके सामने कोई विकल्प नहीं कि वो पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े। और ये सबसे खतरनाक मामला है। अब जब हम एक ये इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि देश जो है इन बातों से बचा रहे, देश जो है इसमें जो सोशल जो डिस्टेंस है ये बना रहे, ऐसे प्रयासों के बीच में मित्रों इनका सामान बांधकर घर की ओर चल देना, सड़कों पर इकट्ठे चलना और उसके बाद इकट्ठे ही कहीं बैठकर रात बिता लेनी, ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। इससे उबरने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीनों ही परस्पर सिर से सिर जोड़कर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इसका समाधान निकले और इन्हें कहीं उसी तरह रख लिया जाए, बजाय इसके कि इनको हम लोग इधर उधर भेजें, इनको जाने दें और खुलकर इनको बीमारी का सामना करने के लायक बना दें। बेहतर ये होगा कि इन लोगों को जहाँ पर हैं वहीं पर इनको बसाने का बंदोबस्त किया जाए, इनकी आर्थिक रूप से मदद की जाए ताकि ये ना पेट की भूख से मरे और ना ही काम की भूख से मरे। दोनों बातों का बंदोबस्त हो जाए, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। तो मित्रों, इन सारे संकटों के बीच हमें जागरूक रहना है, हमें अपने आप को बचाए रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि वक्त जो है वो ठीक ठाक बीते और जो संकट के दिन हैं ये टल जाएं। और मित्रों, संकट कभी अकेले में नहीं टलता, इसके लिए जूझना पड़ता है पूरी की पूरी रेस को, पूरी मानवता को। और मुझे यकीन है कि हमारे देश के लोग इस संकट से जूझने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। शुक्रिया दोस्तों। इन गंभीर बातों के साथ मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आपसे मैं इल्तिजा भी करूंगा कि कृपया अपने अपने फर्ज के बारे में, अपने परिवेश के फर्ज के बारे में पूरी तरह जागरूक रहें। शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों।